आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11th क्लास व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी तथा 9th क्लास व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होंगे। आज की वीडियो 9th क्लास के छात्रों के लिए है, जो हिस्ट्री की बुक भारत और समकालीन विश्व के लेसन नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पर आधारित है। यह वीडियो न केवल 9th क्लास के छात्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो किसी भी राज्य की टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आइए लेसन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खूनी रविवार की घटना कब हुई जिसमें 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए? रूस में 1905 में, रूस में 1904 में, रूस में 1906 में या रूस में 1907 में? और इसका सही आंसर है रूस में 1905 में। ये घटना घटी थी जब बहुत सारे मजदूर पादरी गैनाप के नेतृत्व में विंटर पैलेस, जो कि राजा का महल था, वहाँ पर पहुँच गए थे और उनको वहाँ से भगाने के लिए पुलिस के द्वारा उन पर गोलियाँ चलाई गई थी, जिसमें 100 लोग मारे गए थे। प्रश्न नंबर 2, रूस में कुल जनसंख्या में किसान कितने प्रतिशत थे? 65%, 75%, 85% या 90%? और इसका आंसर है 85%। इससे पता चलता है कि रूस में बहुत बड़ी संख्या में किसान थे और वहाँ का औद्योगिक विकास कम हुआ था। प्रश्न नंबर 3, 20वीं शताब्दी में यूरोप में समाज को परिवर्तित करने के लिए कौन से विचारक वर्ग सामने आए? कौन से विचारकों के समूह सामने आए जो समाज को परिवर्तित करना चाहते थे? उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी या उपरोक्त सभी? और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, कौन सा समूह सभी धर्मों को बराबर सम्मान, वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार के पक्षधर थे? कौन सा समूह? अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि समाज में परिवर्तन को पसंद करने वाले 3 समूह थे, उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल। उनमें से ऐसे कौन से थे जो सभी धर्मों को बराबर सम्मान प्रदान करना चाहते थे और वंश पर आधारित जो शासकों की अनियंत्रित या निरंकुश सत्ता थी उसके विरोधी थे और सभी व्यक्तियों के लिए एक समान अधिकार के पक्षधर थे? इसका आंसर है उदारवादी। प्रश्न नंबर 5, कौन सा वर्ग महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थक और संपत्ति के संकेंद्रण का विरोधी तथा आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार के पक्ष में था? अर्थात जो महिलाओं को मत का अधिकार देना चाहता था, संपत्ति के संकेंद्रण का विरोधी। इसका अर्थ है कि जब संपत्ति जो है देश के कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, तथा वो ये चाहते थे कि आबादी के बहुमत के समर्थन पर, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में थे। तो वो कौन सा ऐसा समूह था? उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका आंसर है रेडिकल। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अतीत को पूरी तरह ठुकराए बिना बदलाव की धीमी प्रक्रिया चाहता था? अर्थात ये वर्ग ये चाहता था कि जो भी वर्तमान में सरकार है, जो राजतंत्र चल रहा है, वो इसी तरह चलता रहे और जो भी बदलाव हो देश के अंदर वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया से हो। उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं? और आंसर है इसका रूढ़िवादी। शुरू में जब यूरोप के अंदर विचारों में परिवर्तन शुरू हुआ तो रूढ़िवादी जो हैं परिवर्तन के बिल्कुल ही विरोधी थे, लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते रूढ़िवादी भी समाज में परिवर्तन के पक्षधर हो गए, लेकिन वो इस परिवर्तन को बहुत धीमी प्रक्रिया से चाहते थे। प्रश्न नंबर 7,
कौन से विचारक निजी संपत्ति के विरोधी थे तथा निजी स्वामित्व की व्यवस्था को भी सभी समस्याओं की जड़ मानते थे। निजी संपत्ति अर्थात प्राइवेट संपत्ति के विरोधी थे। वो ये चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति के पास अपनी संपत्ति ना हो, जितनी भी संपत्ति है वो सब राष्ट्र की संपत्ति हो, क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो सभी समस्याओं की जड़ होती थी। ऐसा कौन मानते थे? पूंजीवादी, समाजवादी, उदारवादी या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका उत्तर है समाजवादी। रूस भी बाद में एक समाजवादी और राष्ट्र बना। क्वेश्चन नंबर 8, लोगों के ऐसे समूह को क्या कहते थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे? कोऑपरेटिव समूह, न्यू हार्मनी, उदारवादी समूह या पूंजीवादी समूह? और इसका आंसर है कोऑपरेटिव समूह। कोऑपरेट करना, अपने आप जो अपनी पूंजी लगाते हैं वो मिलकर लगाना और उसके मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से या लगाए गए पैसों के हिसाब से आपस में बांट लेना। इस प्रकार के समूह को कहते थे कोऑपरेटिव समूह। क्वेश्चन नंबर 9, किस विचारक ने भविष्य के समाज को साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या रूसो? और इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। संपूर्ण समाजवाद जो है वो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है, जो कि ये चाहते थे और जिन्होंने ये बताया था कि समाज में दो वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। और एक समय ऐसा आएगा जब श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों को हटाकर फेंक देगा, बाहर कर देगा, और उसके बाद जिस समाज की स्थापना होगी उसमें सभी समान होंगे और सभी को अपने किए गए काम के योगदान के बराबर प्रतिफल प्राप्त होगा। आंसर है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10, 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किस शासक का शासन था? केवल रूस का जो शासक था उसका केवल रूस के ऊपर अधिकार नहीं था, बल्कि रूस एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। पूरे का पूरा यूरोप का काफ़ी सारा भाग, ऑस्ट्रिया, हंगरी और अजरबैजान, तजाकिस्तान और भी बहुत सारे देश थे। प्रशांत महासागर तक रूस का साम्राज्य फैला हुआ था। तो 1914 में इस पूरे साम्राज्य के ऊपर कौन शासन कर रहा था? जार निकोलस प्रथम, जार निकोलस द्वितीय, नेपोलियन या लुईस 16वां? और इसका आंसर है जार निकोलस द्वितीय। अर्थात जब रूस में क्रांति हुई उस समय जार निकोलस द्वितीय रूस के ऊपर शासन कर रहा था। प्रश्न नंबर 11, रूस में किस धर्म को मानने वाले लोगों का बहुमत था? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक, मुस्लिम या प्रोटेस्टेंट? और इसका आंसर है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। यह ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी हुई एक शाखा थी। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वहाँ पर बहुमत में थी, यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा इस धर्म को माना जाता था। लेकिन यहाँ पर कैथोलिक, मुस्लिम और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग भी काफ़ी थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा थे बहुमत में जो थे वो थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। प्रश्न नंबर 12, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में रूस के प्रमुख औद्योगिक शहर कौन से थे? सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि रूस में अधिकतर आबादी जो है वो कृषि पर आधारित थी। लगभग 85% व्यक्ति कृषि पर आधारित थे। तो रूस में जो औद्योगिक विकास था वो बहुत कम था और 20वीं शताब्दी तक केवल 2 प्रमुख शहर थे जो औद्योगिक शहर थे, और वो दोनों थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 13, 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या कितने प्रतिशत थी? 25%, 31%, 35% या 40%? और इसका सही आंसर है 31%। रूस में बड़ी संख्या में औरतें जो हैं वो फैक्ट्रियों में काम करती थी, लेकिन उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन प्रदान नहीं किया जाता था। उनसे कभी आधा और कभी आधे से भी कम वेतन उनको प्रदान किया जाता था। लेकिन वहाँ पर महिलाएं हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी।
प्रश्न नंबर 14, वह व्यक्ति क्या कहलाता था जिसको किसान समय समय पर सारी जमीन सौंप देते थे और फिर वह प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांट देता था? सम्राट, कम्यून, चर्च या जमींदार? आप इस व्यवस्था को ऐसे समझ सकती हो कि गांव की जो संपूर्ण ज़मीन है वो किसान समय समय पर कुछ समय बाद जो है वो एक व्यक्ति को, या जिसे कम्यून कहते थे, इसका आंसर है कम्यून, कम्यून को सौंप देते थे। और कम्यून जो है प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से उस ज़मीन को पुनः वितरित कर देता था, उसका दोबारा बंटवारा कर देता था। प्रश्न नंबर 15, रूस में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ? 1914 में, 1917 में, 1905 में या 1898 में? और इसका आंसर है 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ था। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, कानून के द्वारा उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं थी। चोरी छिपे इन पार्टियों की स्थापना की जाती थी। प्रश्न नंबर 16, बोल्शेविक दल का नेता कौन था जिसने लाल कुर्ती या रेड आर्मी का गठन किया था? और ये बाद में रूस के शासक भी बने। लेनिन, स्टालिन, जार द्वितीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका आंसर है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। प्रश्न नंबर 17, 1905 की क्रांति के बाद जार के द्वारा एक निर्वाचित परामर्शदाता समिति का गठन किया गया जो किस नाम से जानी जाती थी? एक तरह से लगा लो कि रूस के अंदर निर्वाचित चुनी हुई परामर्शदाता समिति जो जार को परामर्श देने के लिए एक सभा निर्वाचित की गई थी, उसको किस नाम से जाना जाता था? संसद या ड्यूमा, पार्लियामेंट, सीनेट या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका आंसर है ड्यूमा। प्रश्न नंबर 18, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914, 1916, 1917 या 1919? और इसका सही आंसर है 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और ये 1918 में समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय पूरा यूरोप 2 गुटों में विभाजित हो गया था। एक गुट में, जिसे केंद्रीय गुट कहा जाता था, उसमें तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया एक यूरोप का छोटा सा देश है, आप बार बार इसका जिक्र आता है। तो तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, जबकि दूसरे गुट में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। इनके मध्य युद्ध 1918 तक चला था। प्रश्न नंबर 19, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 तक रूस के कितने लोग मारे जा चुके थे? 60 लाख लोग, 70 लाख लोग, 80 लाख लोग या 1 करोड़ लोग? 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ था जिसमें रूस ने भी भागीदारी की थी, उसमें रूस के कितने लोग मारे गए थे 1917 तक? और इसका आंसर है 70 लाख लोग। प्रश्न नंबर 20, पीछे हटती रूसी सेना द्वारा किए गए फसलों और इमारतों के विनाश से रूस की कितनी जनता शरणार्थी हो गई? जब रूसी सेना हारने लगी और वो पीछे हटने लगी तो उसने पीछे हटने से पहले रास्ते में पड़ने वाली जो फसल थी, जो इमारतें थी, उनको नष्ट कर दिया ताकि जो दुश्मन की सेना है वो छिप ना सके और वो इनका फ़ायदा ना उठा सके। इससे रूस की बहुत सारी जनता जो है वो शरणार्थी हो गई, जो इन फसलों के मालिक थे और जो इन इमारतों में रहने वाले लोग थे। तो वो कितने थे? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? और इसका आंसर है 30 लाख। 30 लाख व्यक्ति 1917 में युद्ध के कारण शरणार्थी हो गए थे। प्रश्न नंबर 21, फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? मॉस्को, पेट्रोग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका आंसर है पेट्रोग्राद। फरवरी में जो क्रांति हुई थी, या रूस के अंदर, दूसरा सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस शहर से शुरू हुई? और उस शहर का नाम है
पेट्रोग्राद। राजा को गद्दी से उतरने के लिए, गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और 2 मार्च 1917 को रूसी जो जार था उसने गद्दी को छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 22, बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस कब लौटे? निर्वासित का अर्थ होता है निर्वासित नेता, निर्वासित का अर्थ होता है देश से निकाल देना। तो इनको निर्वासित कर दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था, और ये वापस अपने देश कब लौटे? फरवरी 1917 में, मार्च 1917 में, अप्रैल 1917 में या अक्टूबर 1917 में? और इसका सही आंसर है अप्रैल 1917 में। रूस में वहाँ क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, उसके बाद व्लादिमीर लेनिन लौटे और क्रांति को और भी ज़्यादा जो है वो तेजी प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 23, रूस के शहर पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह कब हुआ? बोल्शेविक दल लेनिन के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था और उन्होंने विद्रोह कब किया? 1905 में, फरवरी 1917 में, अक्टूबर 1917 में या दिसंबर 1917 में? और इसका आंसर है अक्टूबर 1917 में। बोल्शेविकों के जो नेता थे, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है अभी कि वो अप्रैल 1917 में अपने देश वापस लौटे थे और 1917 में बोल्शेविक विद्रोह वहाँ पर हो गया, अक्टूबर 1917। प्रश्न नंबर 24, रूस में किस अवधि में गृह युद्ध की स्थिति बनी? 1918 से 1920, 1924 से 1926, 1928 से 1930 या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका आंसर है 1918 से 1920 गृह युद्ध की स्थिति, जब बोल्शेविकों के द्वारा और वहाँ बोल्शेविकों की जो रेड आर्मी थी, इसी तरह सामाजिक या समाजवादी क्रांतिकारियों की भी एक पार्टी थी जिसे ग्रीन्स के नाम से जानते थे, और जो राजशाही से संबंधित एक आर्मी थी जिसे वाइट आर्मी कहते थे, इनके बीच में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। और अंत में जो बोल्शेविक थे, जो लेनिन के नेतृत्व में थे, उन्होंने विजय प्राप्त की और संपूर्ण रूस के ऊपर धीरे धीरे उनका अधिकार हो गया। प्रश्न नंबर 25, रूस में समाजवादी समाज के निर्माण की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी कि अब रूस के अंदर समाजवादी समाज बन चुका था। फर्स्ट है उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। रूस के अंदर जितने भी उद्योग स्थापित थे, जो भी बैंक वहाँ पर थे, उन सब को सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। दूसरा था पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना, 5 वर्षों के लिए योजना बनाकर और उसके अनुसार काम करना। खेती का सामूहिकीकरण करना। सामूहिकीकरण का अर्थ होता है, ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया है, ये पूरा का पूरा जो है वो एक जगह है। सामूहिकीकरण, खेती का सामूहिकीकरण किया गया। छोटे छोटे जो लोगों के पास खेत थे, उन खेतों को मिलाकर बड़े खेत बना दिए गए, जिन्हें कुल खोज का नाम दिया गया, और उसमें किसान जो हैं वो काम करते थे। नेक्स्ट है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। रूस में समाजवादी समाज के निर्माण की मुख्य विशेषता उद्योगों बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना, खेती का सामूहिकीकरण करना, और ये सभी कार्य वहाँ की सरकार के द्वारा किए गए। क्वेश्चन नंबर 26, रूस में कुलक किन्हें कहा जाता था? संपन्न किसानों को, मजदूरों को, सामंतों को या शिक्षकों को? और इसका आंसर है संपन्न किसानों को। कुलक किन्हें कहते थे? संपन्न किसानों को। संपन्न मतलब धनी किसान जो थे, जिनके पास बहुत अधिक ज़मीनें थी, जो अपने आप खेती नहीं करते थे बल्कि मजदूरों की सहायता से खेती करते थे। प्रश्न नंबर 27, 1930 से लेकर 1933 की खराब फसल के बाद सोवियत रूस के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें कितने लोग मारे गए थे? 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख? और इसका सही आंसर है 40 लाख। प्रश्न नंबर 28, कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को किस नाम से जाना जाता था? कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात जो समाजवाद के विचारों को मानती थी, उनकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को किस नाम से पुकारा जाता था? सोवियत रूस, कुलक, कोलखोज या कामिंटर्न? और इसका आंसर है कामिंटर्न। क्वेश्चन नंबर 29,
सोवियत रूस में किसने सामूहिकीकरण की शुरुआत की, जिसमें सामूहिक खेतों को कोलखोज के नाम से जाना जाता था? लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स या रूसो? और इसका उत्तर है स्टालिन। प्रश्न नंबर 30। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 से 1945 तक ये चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध तक रूस विश्व की बड़ी महाशक्ति बन चुका था। क्या यह कथन सत्य है? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते या उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, इसका आंसर है हाँ, ये कथन सत्य है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व में दो ही महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और रूस। और आज के समय में भी काफ़ी हद तक ये बात सत्य है। विश्व की दो महाशक्तियाँ हैं, अमेरिका और रूस। ये थे बच्चों इस लेसन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 MCQ, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।